हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए। आज की क्लास में जो है हम लोग बायोलॉजी से क्लास करेंगे। बायोलॉजी में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिस्पायरेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स। रिस्पायरेशन के बारे में सभी स्टूडेंट जानते ही होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। आ जाइए, जो भी स्टूडेंट हैं शेयर कर दीजिए एक बार सेशन को सारे स्टूडेंट तक। टेलीग्राम पे जो स्टूडेंट रह जाते हैं उन्हें बता दीजिए कि ब्लू लिंक पे क्लिक करके यूट्यूब पे आ जाए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन किसे कहते हैं वो डिफिनेशन के माध्यम से आप समझ सकते हैं। मैं सीधे सीधे अर्थ में बता दे रहा हूँ कि हम जो कार्य करते हैं पूरे दिन में, पढ़ना होता है, खेलना होता है, किसी भी प्रकार का कार्य हो, जो हम कार्य करते हैं उसके लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और वो ऊर्जा हमें प्राप्त कहाँ से होता है? भोजन से प्राप्त होता है। जब भोजन हम करते हैं तो उसका ऑक्सीकरण होता है, फिर एटीपी का निर्माण होता है। और एटीपी क्या होती है? हमारे शरीर की क्रियाकलाप में खर्च होती है। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? श्वसन बोलते हैं, यानी कि रिस्पायरेशन बोलते हैं। डिफिनेशन के द्वारा भी आप इसे समझ सकते हैं। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं हेतु ऊर्जा की जरूरत होती है। यह ऊर्जा भोजन के ऑक्सीकरण होने के बाद हमें एटीपी के रूप में प्राप्त होता है। और यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। ठीक है। श्वसन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, सभी स्टूडेंट जानते होंगे। पहला होता है इंटरनल रिस्पायरेशन, और उसी को क्या बोलते हैं? सेल रिस्पायरेशन। ठीक है। और दूसरा होता है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। दो प्रकार के रिस्पायरेशन होते हैं। चलिए हम लोग पहले जानते हैं इंटरनल रिस्पायरेशन। ठीक है, इंटरनल रिस्पायरेशन के बारे में जानते हैं। इंटरनल रिस्पायरेशन या सेल रिस्पायरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सेल रिस्पायरेशन को कोशिकीय श्वसन, और इंटरनल रिस्पायरेशन को क्या बोलते हैं? आंतरिक श्वसन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, इंटरनल रिस्पायरेशन या सेल रिस्पायरेशन किसे बोलेंगे? जब कोशिका के भीतर, ठीक है, जब कोशिका के भीतर या सेल के भीतर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, या ग्लूकोज के ऑक्सीकरण होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? कोशिकीय श्वसन बोलते हैं या आंतरिक श्वसन बोलते हैं। सेल के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? कोशिकीय श्वसन या आंतरिक श्वसन। और उसी को इंग्लिश में आप बोल सकते हैं सेल रिस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है। और ये जो होती है दो प्रकार की होती है। ठीक है, यह कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन, जिसे बोलते हैं अवायवीय श्वसन। हिंदी में सुने होंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में सुने होंगे। एनारोबिक रिस्पायरेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं अवायवीय श्वसन। एनारोबिक रिस्पायरेशन कब होती है? जब कोशिका के भीतर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, तो ऑक्सीकरण के जो उपस्थिति होना चाहिए ऑक्सीजन की, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है फिर भी ऑक्सीकरण हो रहा है ग्लूकोज का, तो उसे हम बोलेंगे अवायवीय श्वसन या एनारोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है। अर्थात कोशिका के भीतर जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा हो, तो वहाँ पर अगर ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो या उपस्थित नहीं हो, फिर भी ऑक्सीकरण हो रहा हो ग्लूकोज का, तो इसे हम बोलेंगे एनारोबिक रिस्पायरेशन, यानी कि अवायवीय श्वसन। ठीक है। अवायवीय श्वसन तब होता है जब कोशिका में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होते हैं। ठीक है। और ये जो प्रोसेस है एनारोबिक रिस्पायरेशन, और ये तभी परफॉर्म होता है जब सेल में जो है ऑक्सीजन नहीं रहती है। ठीक है, उसी प्रक्रिया में या उसी समय में ये प्रक्रिया होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही ये प्रोसेस होती है। और एक खास बात कि ये प्रोसेस होते वक्त जो है माइटोकॉन्ड्रिया भी उपस्थित नहीं होती है। ठीक, तो दो याद रखिएगा। पूछेगा कि एनारोबिक रिस्पायरेशन किसके अनुपस्थिति में होती है? अनुपस्थिति में, तो पहला ऑक्सीजन देख लीजिएगा, ऑप्शन में हो तो टिक मार दीजिएगा, नहीं तो माइटोकॉन्ड्रिया जरूर खोजिएगा। ठीक है, ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में से रहे तो दोनों को टिक मार देना, कोई एक रहे तो भी टिक मार देना है
कि इसके अनुपस्थिति में ही एनारोबिक रिस्पायरेशन यानी कि अवायवीय श्वसन होता है। ठीक है, तो अब पता करना है कि अवायवीय श्वसन किस में होता है और किस में नहीं होता है। तो अवायवीय श्वसन जो होते हैं वो जीवाणु, ठीक है, और आरबीसी जो होते हैं उसमें होते हैं। क्यों? क्योंकि आरबीसी में आप लोगों को पता होगी कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहते हैं। ठीक है, आरबीसी और जीवाणु में जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहते हैं, तो ये हमेशा क्या करते हैं, अवायवीय श्वसन ही करते हैं। कौन? आरबीसी और जीवाणु। याद रखिएगा, याद रहेगी ना, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स और जीवाणु, इन दोनों में जो है माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित नहीं रहती है, जिसके वजह से इसमें हमेशा क्या होते हैं, एनारोबिक रिस्पायरेशन यानी कि अवायवीय श्वसन ही होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि किस किस में होते हैं। तो जीवाणु में, पौधे और ईस्ट, ये होते लगभग सभी में है। ठीक है, लेकिन उसी में नहीं होगा जिसमें ऑक्सीजन और उसी में होगा जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति हो और माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति नहीं हो। ठीक है, ये दोनों जहां अनुपस्थित रहेंगे वहां पर ये प्रोसेस होगी, एनारोबिक रिस्पायरेशन होगी। जहां पर ये दोनों प्रेजेंट होगा तो वो हम आगे बताएंगे कि कौन सी प्रोसेस होगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर जीवाणु, पौधा, ईस्ट में अवायवीय श्वसन के बाद इथाइल अल्कोहल, याद रखिएगा, इथाइल अल्कोहल, जीवाणु, पौधा, ईस्ट में अवायवीय श्वसन के बाद इथाइल अल्कोहल CO2 बनते हैं। इथाइल अल्कोहल और CO2 बनते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं, यानी कि किण्वनकरण जो बोला जाता है वो यही है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। फर्मेंटेशन में क्या होता है, ग्लूकोज जो है टूटता है किस किस चीज़ में, तो इथाइल अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में, और 2 ATP यहाँ पर बनती है। ये पॉइंट याद रखिएगा, पूछा जाएगा एनारोबिक रिस्पायरेशन में कितने ATP ऊर्जा का निर्माण होते हैं, तो ओनली 2 ATP ऊर्जा का निर्माण होते हैं। ठीक है, कितने? 2 ATP ऊर्जा का निर्माण होते हैं। और क्या क्या निर्माण होते हैं, इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। अवायवीय श्वसन के दौरान 2 ATP ऊर्जा बनता है, जो कि अभी बताएं। ठीक है, तथा अवायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया कोशिकाओं के कोशिका द्रव में संपन्न होती है। कोशिका सेल जो होती है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होते हैं। क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म होते हैं, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव बोलते हैं। तो उसी में संपन्न होती है। ठीक है, कौन सा? एनारोबिक रिस्पायरेशन। जंतुओं में अवायवीय श्वसन होने पर कौन सा अम्ल बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है। तथा चलिए हम नीचे दिखा लेते हैं, इसका भी आप लोगों को रिएक्शन दिखाएंगे। लैक्टिक अम्ल बनते हैं तथा CO2 उत्पन्न नहीं होता है। इसमें जो है लैक्टिक अम्ल बनता है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न नहीं होता है। जबकि यहाँ पर आप देख रहे थे जीवाणु, पौधा, ईस्ट में क्या हो रहा था, CO2 का भी निर्माण हो रहा था। ठीक ना, लेकिन यहाँ पर अगर ग्लूकोज को देखिएगा, जो ऑक्सीकरण जो होता है ये टूटता है तो किस चीज़ में टूटता है? लैक्टिक अम्ल तथा 2 ATP ऊर्जा में। तो हमेशा याद रखिएगा कि एनारोबिक रिस्पायरेशन में कितने ATP ऊर्जा बनते हैं, तो 2 ATP ऊर्जा बनते हैं। अगर ये जंतु या पौधे या ईस्ट में हो तो यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं। अगर यही चीज़ जंतु में हो तो वहाँ पर क्या होगा, लैक्टिक अम्ल सिर्फ रिलीज होगा और 2 ATP ऊर्जा बनेगी। लेकिन यहाँ पर पौधे में क्या हो रहा था, जीवाणु में और ईस्ट में क्या हो रहा था, बताइए? इथाइल अल्कोहल का निर्माण हो रहा था, 2 कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा था और यहाँ पर 2 ATP। तो इसमें एनारोबिक रिस्पायरेशन में ही 2 ATP बनेगी। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं बनेगी। तो यहाँ तक समझ गए? हाँ, जो स्टूडेंट क्लास टाइमिंग पूछ रहे थे, बाबू क्लास जो है इवनिंग 8 बजे होती है। तो 8 बजे आप यूट्यूब पे आ जाइए, बायोवर्ल्ड चैनल पर वीडियो वाले सेक्शन में चले जाइएगा। वहाँ पर आपको जैसे ही लाइव स्टार्ट होगी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
एनारोबिक रिस्पिरेशन देख लिए, अब आते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन जिसे बोलते हैं वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन, पेड वाले जितने स्टूडेंट हैं सभी लोग नोट्स तैयार कर लिए हैं ना, ये जो आप लोगों को इसका नोट्स दिए हैं तो इसको पढ़ के रेडी कर लिए हैं ना। एक स्टूडेंट बोल रहे थे सर पढ़ाइएगा नहीं तो फिर समझेंगे कैसे, तो बाबू जितना भी नोट्स देंगे सबको पढ़ाएंगे, ठीक है, वो आपको दे रहे हैं ताकि पहले आप 2-3 बार रीडिंग मार दीजिए उसका, ठीक है, ताकि क्लास में आपको समझने में ईजी हो। जहाँ पर भी कन्फ्यूजन हो, डाउट हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछिए, कमेंट में आपका रिप्लाई देंगे, नहीं तो फिर आपको नेक्स्ट क्लास में आपके क्वेश्चन को अच्छे तरीक़ा से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए एरोबिक रिस्पिरेशन के बारे में जानते हैं। वायवीय श्वसन को समझते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एरोबिक रिस्पिरेशन। तो आप लोगों को पता होना चाहिए एनारोबिक रिस्पिरेशन अगर ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हुई है तो एरोबिक रिस्पिरेशन किसकी उपस्थिति में होगा, बिल्कुल ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा ही होगा, साथ में किस चीज़ की उपस्थिति होगी, माइटोकॉन्ड्रिया की भी उपस्थिति होगी, क्योंकि ये दोनों चीज़ जो है एनारोबिक रिस्पिरेशन में अनुपस्थित थे कि नहीं थे, अनुपस्थित थे, ठीक है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से ग्लूकोज का यहाँ पर क्या होगा, पूर्ण ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। पूर्ण ऑक्सीकरण होगा तो जहाँ वहाँ पर 2 एटीपी का निर्माण हो रहा था तो यहाँ पर कितने होंगे, 38 एटीपी, यानी कि 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होगा। किसमें, एरोबिक रिस्पिरेशन, वायवीय श्वसन में, ठीक है। वायवीय श्वसन में क्या होगा, ग्लूकोज का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऑक्सीकरण होकर के क्या क्या बनेगा, CO2 तथा जल बनेगा, CO2 और क्या बनेगा, जल बनेगा। और वहाँ पर क्या हो रहा था, लैक्टिक अम्ल बन रहा था, ठीक है, और भी बन रहे थे एसिड जिनके बारे में आपको बताएं। चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा, ये क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्योंकि ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है। ऑक्सीजन जब गैसियस फॉर्म में रहता है तो O2 के फॉर्म में रहता है, सभी लोग को पता होगी, O2 के फॉर्म में रहता है, O के फॉर्म में नहीं रहता है, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहाँ पर जो देख सकते हैं आप 6 यानी कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड बना है। उसके बाद 6 जो है क्या बना है, जल मॉलिक्यूल बना है, H2O जिसको बोलते हैं। और उसके बाद कितने एटीपी का निर्माण हुआ, 38 एटीपी का निर्माण हुआ है। यहाँ गौर करने वाली बात है, 38 एटीपी का निर्माण हुआ, अर्थात यहाँ पर ग्लूकोज का जो है पूर्णतः ऑक्सीकरण हुआ है, ठीक है। पूर्णतः ऑक्सीकरण होने के बाद जो है 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। तो कोशिका के अंदर जो है, ये तो मोटा मोटी बात हो गया कि 38 एटीपी का निर्माण होता है, लेकिन होता कैसे है, कितने स्टेप में होता है, कितने चरणबद्ध होते हैं, इसके बारे में हम आगे धीरे धीरे जानते हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस जो होते हैं ये कोशिका के भीतर होते हैं, आंतरिक होते हैं, ठीक है। और ये आंतरिक में होते हैं कहाँ पर, आप लोगों को बताए हैं कहाँ, साइटोप्लाज्म में, ठीक है, जिसको कोशिका द्रव भी बोलते हैं हिंदी में। तो ये 2 चरण में पूरा होता है। कितने स्टेप में पूरा होते हैं, 2 स्टेप में पूरा होते हैं। पहला स्टेप जो इसको कहलाता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस। यह प्रक्रिया जो है कोशिका द्रव में होता है। ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव में होती है। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, यहाँ पर पूरी तरह से नहीं होता है, ठीक है। अगर पूरी तरह से होगा तो यहीं पर 38 एटीपी बन जाएगा, यहाँ पर जो है आंशिक होता है, ठीक ना। आंशिक कैसे होता है वो भी देख लीजिए। आंशिक होने के बाद जो है, आंशिक रूप से अगर ऑक्सीकरण होता है, यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज का अगर यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पायरुवेट एसिड बना है, उसके बाद 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना है और 2 एटीपी प्राप्त हुआ है, ठीक है। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना है। एटीपी कितना बना है, 2 बना है, याद रखिएगा। एनारोबिक रिस्पिरेशन में भी 2 एटीपी ही बनता था, ठीक। यहाँ पर जो है फर्स्ट स्टेप जो हुआ है ग्लाइकोलाइसिस, कहाँ हुआ है, कोशिका द्रव में हुआ है। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या क्या हमें प्राप्त हुआ है, 2 पायरुवेट एसिड प्राप्त हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, नोट्स में आप लोगों को दिया होगा, जिससे कर लीजिएगा, जिस जो होगा उसे जिससे कर लीजिएगा, जिससे पायरुवेट अम्ल 4 हाइड्रोजन युक्त परमाणु तथा 2 एटीपी ऊर्जा बनती है, ठीक है। अब जो है
पैरोवेट से भी टूटेगा एटीपी के रूप में सेकेंड स्टेप में, और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो भी टूटेगा किसमें, एटीपी में। तो यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बने 4 हाइड्रोजन युक्त परमाणु जो होते हैं वो कितने एटीपी का निर्माण करते हैं, 6 एटीपी का। 4 जो यहाँ पर हाइड्रोजन आपको बॉन्ड मिला है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड ग्लाइकोलाइसिस के प्रक्रिया में वो कितने एटीपी निर्माण करते हैं, 6 एटीपी निर्माण करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर O2 जो प्राप्त हुआ है, ठीक है, और ये 6 एटीपी जो बना है ये किसकी उपस्थिति में बनेगा, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी और माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति होगी तभी बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड से एटीपी, ठीक है। क्या क्लियर हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो 4 आप लोगों को प्राप्त हुआ है उससे जो 6 एटीपी बन रहा है वो 6 एटीपी ऊर्जा तभी बनेगा जब सेल में ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होंगे। अगर ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित नहीं होंगे तो ये हाइड्रोजन परमाणु जो बनते हैं या हाइड्रोजन बॉन्ड जो 4 बनते हैं वो कौन कौन से अम्ल बनाने में खर्च हो जाएंगे, लैक्टिक अम्ल बनाने में, एनारोबिक रिस्पिरेशन में आप देख चुके होंगे, और इथाइल अल्कोहल बनाने में ये खर्च हो जाएंगे, फिर एटीपी ये नहीं बना पाएंगे। किस स्थिति में, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो और जब माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति हो, तब ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है 4 वो 6 एटीपी ऊर्जा नहीं बना करके क्या क्या बना लेते हैं, लैक्टिक अम्ल बनाते हैं और इथाइल अल्कोहल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। चलिए सेकेंड स्टेप आता है इसका एरोबिक रिस्पिरेशन का, क्रब साइकिल। सभी स्टूडेंट जानते हैं, क्रब साइकिल के बारे में जानते होंगे, जो भी बायोलॉजी पढ़ते होंगे अच्छे खासे। इस प्रक्रिया का खोज जो है हेंस क्रब्स ने किया था, ठीक है, इसी के नाम पे याद रखा, तो याद रखिएगा क्रब साइकिल का खोज किसने किया, तो हेंस क्रब्स ने, ठीक है। यह प्रक्रिया कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। कहाँ पर होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये दोनों पॉइंट बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। क्रब साइकिल कहाँ संपन्न होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, और ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है, तो साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव में। ये दोनों क्लियर रहनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने की चांस हो सकती है, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट पैरामेडिकल का फॉर्म भरिएगा तो BCSC वाला भी फॉर्म भर दीजिएगा आप लोग, ठीक ना। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्रब साइकिल कहाँ संपन्न हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न हो रही है, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, पैरुवेट अम्ल का निर्माण हो रहा है और उसका पूर्णतः ऑक्सीकरण किस प्रक्रिया में हो रही है, क्रब साइकिल में हो रहा है। ग्लाइकोलाइसिस में आपने देखा कि 2 पैरुवेट अम्ल का निर्माण हुआ, ठीक है, यहाँ पर जो था 2C3H4O3, ये क्या है, पैरुवेट अम्ल है। तो यहाँ पर पैरुवेट अम्ल का क्रब साइकिल में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। पूर्ण ऑक्सीकरण होने के बाद एक पैरुवेट अम्ल से 15 एटीपी निर्माण होता है। तो 2 पैरुवेट अम्ल यहाँ पर जो है आप लोगों को बना है, किसमें, ग्लूकोलाइसिस प्रोसेस में। तो 2 पैरुवेट अम्ल जब बना है, एक 15 एटीपी देता है, तो 2 पैरुवेट अम्ल कितना एटीपी देगा, 15 दूनी 30 एटीपी, ठीक है। 30 एटीपी हो गया आपको पैरुवेट अम्ल से। उसके बाद 6 एटीपी कौन दे रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड आपका दे रहा है, ठीक है। तो कितना हो गया क्रब साइकिल के दौरान टोटल क्रब साइकिल के दौरान जो है टोटल कितना हो गया एटीपी, 36 एटीपी हो गए। कैसे कैसे, तो 2 पैरुवेट अम्ल का, ठीक है, सॉरी 2 पैरुवेट अम्ल का कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, और 4 हाइड्रोजन बॉन्ड मिलकर के 6 एटीपी दे रहे हैं, ठीक ना। तो 30 6 36 और 2 एटीपी तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आप स्वयं निर्माण हो ही रहा है ग्लाइकोलाइसिस में, 36 2 38। तो वही यहाँ पर इस पॉइंट में लिखा है, क्रब साइकिल के दौरान कुल 36 एटीपी ऊर्जा बनते हैं। 30 एटीपी ऊर्जा 2 पैरुवेट अम्ल के अणु से तथा 6 एटीपी जो है 4 हाइड्रोजन परमाणु से, और 2 यहाँ पर बने हुए ही हैं। पहले ग्लाइकोलाइसिस में ही 2 एटीपी बन गए थे, तो टोटल कितने बन गए, एरोबिक रिस्पिरेशन में जो है कितने बन गए, 38 एटीपी, ठीक है। और एनारोबिक रिस्पिरेशन में कितना बन रहे थे, तो केवल 2 एटीपी बन रहे थे। इसको बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है, बताइए सारे स्टूडेंट कमेंट में एक साथ बताइए, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। और क्रब साइकिल की प्रक्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है।
ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कितने एटीपी बनते हैं? 2 एटीपी बनते हैं, ठीक है। और क्रब साइकिल के दौरान कितना एटीपी बनते हैं? तो 36 एटीपी बनते हैं। और दोनों को मिला दिया जाए, क्योंकि एरोबिक रिस्पिरेशन में टोटल अगर एटीपी की बात करें तो 36 और 2 38 एटीपी हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर पूछा जा सकता है ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कितने पायरुवेट अम्ल का निर्माण होता है? 2 पायरुवेट अम्ल का निर्माण होता है। एक पायरुवेट अम्ल कितने एटीपी ऊर्जा देते हैं? 15 एटीपी ऊर्जा देते हैं। 2 पायरुवेट कितना देंगे? 15 दूनी 30 देंगे। और यहाँ पर जो है कितने हाइड्रोजन परमाणु प्राप्त होते हैं? तो 4 हाइड्रोजन परमाणु प्राप्त होते हैं। और चारों हाइड्रोजन परमाणु मिलकर के कितने एटीपी ऊर्जा देते हैं जी? 6 एटीपी ऊर्जा देते हैं। क्लियर हो गई? यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। याद रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रब साइकिल में जो है दोनों प्रोसेस होने के बाद कुल कितने एटीपी बनते हैं? 38 एटीपी बनते हैं। चलिए यहाँ से 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया एनारोबिक रिस्पिरेशन में होती है या एरोबिक रिस्पिरेशन में होती है, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए अब प्लांट के बारे में जानते हैं कि पौधे में जो है श्वसन किस प्रकार से होता है। क्या पौधे में श्वसन मनुष्य के जैसे होता है या मनुष्य से भिन्न होता है? तो इस पर हम लोग जानते हैं या चर्चा करते हैं, ठीक है। पौधे में श्वसन के लिए जो है गैस का आदान प्रदान होता है। कुछ गैस लिए जाते हैं, कुछ गैस छोड़े जाते हैं। जैसे कि मनुष्य में भी ऑक्सीजन हम लोग ले लेते हैं, फेफड़ा में चला जाता है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं हम लोग? रिटर्न कर देते हैं, या बाकी अन्य गैस को क्या करते हैं हम? रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं। उसी प्रकार से पौधा में भी है, ठीक है। पौधा में जैसे हम लोगों को रिस्पिरेशन जो है एक ही जगह होता है, लेकिन पौधा में ऐसा नहीं है। पौधा में जो है पत्तियां में भी होते हैं। पत्ती में किसके द्वारा होते हैं? स्टोमेटा के द्वारा होते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा सीधा कर दे रहा हूँ। पौधे के पत्तियों में जो होते हैं रिस्पिरेशन किसके द्वारा? स्टोमेटा, जिसको हिंदी में बोलते हैं रंध्र के द्वारा। छाल के द्वारा भी होते हैं रिस्पिरेशन, श्वसन जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। छाल के द्वारा जो होते हैं उसे वातरंध्र, ठीक है, लेंटिकल्स कहते हैं। छाल के द्वारा जो होते हैं रिस्पिरेशन पौधे में उसको क्या बोलते हैं? लेंटिकल्स बोलते हैं, हिंदी में वातरंध्र बोलते हैं, ठीक है। और जड़ में भी होते हैं, ठीक है। जड़ में जो होते हैं, जड़ के द्वारा जो रिस्पिरेशन होते हैं, जड़ में किसके द्वारा होते हैं? मूलरोम के द्वारा, जिसको क्या बोलते हैं? रूट हेयर्स बोलते हैं, ठीक है। रूट देखते होंगे, रूट्स में छोटे छोटे पतले पतले रूट्स भी देखते होंगे, जिसको रूट्स हेयर बोला जाता है। तो पौधे के जड़ के द्वारा जो रिस्पिरेशन होता है वो कहाँ से होता है? रूट हेयर्स के द्वारा, ठीक है। तो अब बात करते हैं पत्ती जो स्टोमेटा के द्वारा होता है जिसमें, और लेंटिकल्स यानी कि वातरंध्र तना में जो होते हैं। तो ये दोनों क्या करते हैं? वायुमंडल से O2 को लेते हैं और वायुमंडल में ही CO2 को छोड़ देते हैं, ठीक है। कब छोड़ते हैं, कब रखते हैं, ये हम बाद में बात करेंगे। पहले ये हम जानते हैं कि अगर स्टोमेटा यानी कि रंध्र अगर ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो कहाँ से ग्रहण करते हैं? तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि ये जमीन के ऊपरी हिस्सा में होते हैं, ठीक है। पत्तियां और तना जो होते हैं किसी भी पौधा के जमीन के ऊपरी हिस्सा में होते हैं ना, सतह के ऊपरी हिस्सा में होते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे तो ये कहाँ के ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे? वायुमंडल के ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे। और CO2 अगर कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करना पड़े तो कहाँ का करेंगे? वायुमंडल के करेंगे। वैसे CO2 ग्रहण करना पड़ता नहीं है, ठीक है। इसके द्वारा जो O2 जो लिया जाता है, फिर CO2 जो बनता है, छोड़ा जो जाता है, उसका भी पौधा यूज कर लेते हैं, लेकिन CO2 को ग्रहण नहीं करते हैं, ठीक है। उसका यूज किस प्रकार से करते हैं? तो अपने भोजन बनाने में, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन लेने की गति जो होती है इसकी बहुत धीमी होती है, ठीक। ऑक्सीजन ग्रहण करने की जो गति होती है श्वसन के दौरान बहुत ही कम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा CO2 को क्या करते हैं? ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा यूज कर लेते हैं और बहुत ही अधिक मात्रा में जो है ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं, ठीक है। पौधा में दिन में होने वाले श्वसन में क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलते हैं वो बाहर वायुमंडल में नहीं निकलने देते हैं, वो फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं? उसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में दिन के समय में तो यूज कर लिया, लेकिन रात के समय में क्या? रात के समय में फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है ना। रात के समय में क्या होता है? सूर्य की प्रकाश नहीं मिलेगी, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। तो रात्रि के समय क्या करता है पौधा? कार्बन डाइऑक्साइड जो है
वो वायुमंडल में छोड़ देता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि रात्रि के समय में पौधे के निकट नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है और अधिक से अधिक मात्रा में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल रहती है, क्योंकि पौधा छोड़ते हैं और वैसे वातावरण में रहता ही रहता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और पौधा छोड़ते ही हैं तो नज़दीक से छोड़ते हैं तो ज़्यादा मात्रा में होगा कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे क्या होगा, आपकी दम घुट करके आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए पौधा के निकट जो रात्रि के समय में नहीं सोना चाहिए। ये पॉइंट सब क्लियर हो रहा है। मैं स्टोरी जैसे बताते जा रहा हूँ, क्योंकि आपके सामने ये PDF का नोट्स दिया हुआ है। पेड वाले जितने स्टूडेंट हैं तो उनको टेंशन लेना नहीं है, बस आपको 2-3 बार पढ़ना है, ठीक ना। दिन में 2-3 बार हर एक नोट्स को पढ़ना है। पहले वाला नोट्स आप लोगों से उम्मीद करते कंप्लीट हो गया होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट और ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शन हुआ था, इनका नोट्स मिल चुका है ना आप लोगों को, तो ये कंप्लीट हो जाना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। चलिए यहाँ पर समझ लिए कि पौधे किन किन के द्वारा जो है रिस्पायरेशन पौधे में किस किस भाग से होते हैं, तो तीनों भाग से होते हैं। पत्ती के द्वारा भी होता है, तना के द्वारा भी होता है और जड़ के द्वारा भी होता है। पत्ती में किसके द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा, और तना में किसके द्वारा, वातरंध के द्वारा, और जड़ में जो है किसके द्वारा, मूलरोम, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रूट्स हेयर के द्वारा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। चलिए पौधे में अब आगे बढ़ते हैं। पौधे में होने वाला श्वसन जो होते हैं जंतु के श्वसन से एक समान होते हैं या भिन्न होते हैं, वो जानते हैं, ठीक है। पौधे के प्रत्येक भाग, जड़, तना और पत्ती, तीनों से श्वसन हो सकता है ना, अलग अलग भाग से अलग अलग श्वसन होता है। अच्छा, पौधे के जड़ से जो श्वसन होता है वो किस प्रकार से, तो मिट्टी के कणों के बीच में जो ऑक्सीजन उपस्थित होते हैं वो वहां से रूट हेयर्स क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, ठीक ना। तो जड़ इस प्रकार से श्वसन करते हैं। तो देखिए पौधे में जो है तीनों भाग, जड़, तना, पत्ती, तीनों भाग श्वसन में भाग लेते हैं, लेकिन जंतु में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। परंतु जंतु में ऐसा नहीं होता। तो जंतु कहाँ कितना भिन्न हो गया आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट में दिखा, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट देखिए। दूसरा पॉइंट है, जंतु की तरह पौधे में होने वाला श्वसन में गैस का परिवहन नहीं होता है, ठीक है। गैस का परिवहन जो है यहाँ पर नहीं होता वैसे। तीसरा पॉइंट है, पौधे में जंतु के अपेक्षा काफी धीमी गति से श्वसन होता है। हम लोग दौड़ते समय जो है हमारी सांसें तेज चलने लगती है, क्योंकि हमें उस समय ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है। इसीलिए क्या करते हैं, शरीर में जो भोजन रहता है उसका ऑक्सीकरण होने के लिए, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होने के लिए अधिक से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो हम अपने इच्छा अनुसार जब चाहे जितने धीमी गति से और जब चाहे जितनी तेज गति से जो है श्वसन कर सकते हैं, लेकिन पौधा में ऐसा नहीं होता है। पौधा में लिमिट होता है, जिस रफ्तार से वो चल रहा है चल रहा है। हाँ, कुछ समय ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ी सी तीव्रता आती है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं, ठीक है। थोड़ी सी तीव्रता आती है दोपहर के समय में 10 बजे से लेकर के 12 बजे के समय में, लेकिन उतनी ज़्यादा भी नहीं आती है, ठीक है। जैसे हम लोग दौड़ते समय कितने ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगते हैं, तो उस समय क्या होती है कि हमारी जो श्वसन रिस्पायरेशन की दर होती है वो काफ़ी तेज हो जाती है, लेकिन पौधा में ऐसा नहीं होता है। तो देखें आपने कितना भिन्न है हमारा और जंतु और पौधे के बीच में रिस्पायरेशन, ठीक है। जंतु जितना भी हो गए, सारे के सारे जितने भी एनिमल्स वगैरह हो गए, ये सभी जंतु में आते हैं, आप लोग जानते होंगे। हमारे कहने का अर्थ हुआ कि हम जंतु, सारे के सारे जंतु लोग और पौधे, इसी के बीच में कंपैरिजन हो रही थी अभी तक। तो यहाँ तक क्लियर हो गई। चलिए बाकी जो बचा वो अगले क्लास में कर देंगे, फिर जो है आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे, ठीक ना। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी तो उसमें जितने भी पेड क्लास के स्टूडेंट हैं सभी लोग तैयारी करके रखिएगा, और इसमें से आप लोग कितने डॉट्स पूछते हैं वो मैं कमेंट में इंतज़ार करूँगा। जितने भी पेड क्लास के बच्चे या पेड क्लास से बाहर है, सभी के सभी जहाँ पर भी डॉट्स हो आपको पूछ सकते हैं आप लोग। कमेंट में आप अपना क्वेश्चन पिन कीजिएगा, मैं आपको आंसर दूंगा, और जो इसका बेस्ट क्वेश्चन होगा उसके क्वेश्चन को पिन करूंगा मैं कमेंट में, ठीक है। आंसर सभी को मिलेगी, लेकिन क्वेश्चन कीजिएगा ढंग से, ऐसा नहीं कुछ भी पूछ दीजिएगा, ठीक ना। जो क्वेश्चन हो सके वैसा क्वेश्चन कीजिएगा। और पेड क्लास सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं, ले सकते हैं। इनकी फ़ी जो है ओनली 350 रुपया थी, अब एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ जाएगी तो इसके लेकर के जो है फीस में वृद्धि हो गई थोड़ी,
400 रुपया, 350 की जगह पर अब आप लोगों को 400 रुपया लगेगी। ठीक है, तो जो भी ज्वाइन करना चाहे कर सकते हैं, आप कमेंट में पूछ सकते हैं जो भी जानकारी चाहिए, या नहीं तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है चैनल पर, उससे आप पता कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग इसका रिवीजन बार बार करते रहिए।